लर्निंग मार्केट में मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट कल पड़ने वाला है, क्योंकि 2-3 ग्लोबल चीज़ें ऐसी हुई हैं प्लस 1-2 चीज़ें इंडिया में भी हुई हैं। न्यूज़ जान के रखिए, डिटेल में प्रोसेस करके रखिए, किसका क्या इंपैक्ट हो सकता है ये समझने की कोशिश जरूर करिएगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में और बहुत सारी चीज़ों का पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, बहुत सारी चीज़ों का नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। समझना जरूरी है कि हमें क्या चीज़ कैसे इफेक्ट करेगा। मैं कोशिश करूंगा जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, और उससे आप समझिए और आगे का डिसाइड करिए। और देखिए, और लोगों की तरह मैं भी अब इस चीज़ को मानता हूं कि मोदी जी ने किया होगा तो सही किया होगा, तो उसी बात को कंटिन्यू करते हुए हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 1-2 चीज़ें आज इंडिया में भी हुई हैं ऐसी जो इम्प्लीकेशंस डालेंगी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले 1-2 ग्लोबल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। ट्रम्प साहब गए थे चाइना जाके उन्होंने क्या किया, अपने सारे टॉप बिलियनियर्स और वो सब बड़े बड़े लोगों को ले जाके गए। अब बोले देखो भाई, एआई पे तुम भी काम कर रहे हो, एआई पे हम भी काम कर रहे हैं, डेटा तुमको भी चाहिए, डेटा हमको भी चाहिए। तुम्हारे पास चिप्स की कमी है, मैं तुमको ये पर्टिकुलर चिप ऑफर करता हूं, बदले में कुछ अपने टर्म्स रखे होंगे उन्होंने। चाइना ने जब ट्रम्प साहब वापस चले गए, क्योंकि उधर सामने तो मुंह पे मना नहीं किया होगा, मुंह पे तो बोलेंगे नहीं कि चल बेट निकल, तो उन्होंने क्या बोला उनको कि हम बताएंगे आपको। और जैसे ही ट्रम्प साहब पहुंच गए अमेरिका, तो इन्होंने कह दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर चिप्स, वी हैव डेवलप्ड आवर ओन। तो ट्रम्प जो सोच के गया था कि चाइना इज इंडिया, जहां पे भाई दे दो हमको, जो देना है दे दो, हम खरीद लेंगे। चाइना इज नॉट इंडिया, चाइना इज चाइना। चाइना में बिकने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो अब इसका इंप्लीकेशंस ये हुआ कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हुए दिखाई दिए थे फ्राइडे नाइट बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए थे, उसी कारण क्रिप्टो में बहुत बड़ा डिप आया। इक्विटी मार्केट में टुवर्ड्स द एंड थोड़े से डिप कर रहे थे। फियर ये है कि मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो बॉन्ड यील्ड्स में और प्रेशर देखने को मिल सकता है, बिकॉज चाइना के पास यूएस बस चिप्स के लिए नहीं गया था, उसका जो डेट है, कुछ पोर्शन ऑफ द डेट उसको रीफाइनेंस कराने के लिए भी वो गया था थ्रू देयर ट्रेड रूट्स, जो कि अब हो नहीं रहा। और क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट वाले दिन भी मैंने ये वीडियो में अपने जो इंस्टाग्राम में मैंने डाला था, उसमें मैंने ये कहा था कि क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट आ गई है, बट इससे जो डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट है टेक्निकली वही वॉइड हो जा रहा है, एंड इट इज टेक्निकली नेगेटिव। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जितने भी क्रिप्टोज होल्ड करते हैं वो रेगुलेशन पास होने के पहले बेचने की कोशिश करेंगे, और वही दिख भी रहा है इमीडिएट इफेक्ट से कि प्रेशर देखने को मिला है क्रिप्टो मार्केट पे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बहुत कुछ होल्ड करके बैठे हैं, वो चाहेंगे अपना पहले पैसा वो कर लो, कन्वर्ट कर लो या बेच के निकल जाओ। क्योंकि एक बार लॉ इंप्लीमेंट हो गया तो फिर डिसेंट्रलाइज बोले कोई कंसेप्ट बचेगा नहीं। तो इमेजिन करिए कि 2008 में बिटकॉइन आया जिस पर्पज से, वो पर्पज डिफीट हो गया। ट्रम्प साहब गए जिस पर्पज से चाइना, वो पर्पज डिफीट हो गया। यूएस को रीफाइनेंस करने का टाइमलाइन धीरे धीरे टिकिंग बॉम्ब की तरह आगे बढ़े जा रहा है। एंड रीफाइनेंस का रीबाइंग जब होगा और उस समय बॉन्ड डील्स के रेट बढ़े रहेंगे, बी प्रिपेयर्ड कि कोई और एक वॉर चालू हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, कहीं भी होगा एक और वॉर जरूर चालू होगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, मे बी नॉट टूडे, नॉट टुमारो, मे बी विद इन अ मंथ, विद इन 2 months एक और वॉर चालू होना है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कोई भी कंट्री हो सकती है। क्यों पता है? पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए। ये बहुत बड़ा एक रीजन होगा सो दैट यूएस कुछ और दिन सरवाइव कर पाए, क्योंकि अगर हायर रेट ऑफ बॉन्ड डील्स पे उन्होंने रीफाइनेंस कर लिया तो ऐसे ही वो सुसाइडल मूव है, क्योंकि 9-10 ट्रिलियन
को आप रीफाइनेंस हायर रेट पे करोगे तो उसका हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जितना बड़ा यूएस का इकोनॉमी का साइज बन गया है विज विज द इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि अगर आप 32 ट्रिलियन डेट पे बैठे हैं, 33 ट्रिलियन सॉरी डेट पे बैठे हैं, उस डेट को अगर आप पे करने जा रहे हो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे, मान लो 5% रेट पे या 4% रेट, 4.5% रेट पे ही आप पे करने जा रहे हो, तो आपका एनुअल रीपेमेंट ही 2-3 ट्रिलियन का होगा। इंडिया के टोटल जीडीपी 4 ट्रिलियन की है। इमेजिन करिए कि आधा इंडिया का जीडीपी वो सिर्फ इंटरेस्ट रीपेमेंट में जाने वाला है उनका। तो वो सुसाइडल ही है, बचने वाला नहीं है वो। तो उन्होंने अपना गड्ढा बहुत सालों से खोद के रखा है, वो गड्ढे में और घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। और इस गड्ढे से निकलने के लिए उनको हर कुछ दिनों पे एक एक कंट्री, दो दो कंट्री की बलि देनी पड़ती है। उसका मेन रीजन पता है क्या है? जैसे अभी भी क्या है, उन्होंने क्या करके रखा है कि भाई क्रूड ऑयल और ये सब का दाम ऊपर रखो। वॉर के कारण क्रूड ऑयल का दाम ऊपर है ऐसा नहीं है, एक फैक्टर है वॉर, बट वॉर के कारण ऊपर है ऐसा नहीं है। अमेरिका चाहता है उसको ऊपर रखना, इसलिए ऊपर है। मतलब आप समझ रहे हो? क्योंकि वो उसको बेचना है वेनेजुएला का ऑयल, उसको बेचना है मिडिल ईस्ट का सारा ऑयल, उसको बेचना है खुद का ऑयल और हायर रेट पे बेचना है। वो कब बिकेगा? जब दुनिया में पैनिक रहेगा, इस तरह का सिचुएशन रहेगा, तब बिकेगा। अब आप कहेंगे कि सर तो हमारे यहाँ क्यों बोला जा रहा है ऑयल के कारण दिक्कत आ रही है? देखिए, अमेरिका के पास खुद की ऑयल है, मिडिल ईस्ट के पास खुद का ऑयल है, रशिया के पास खुद का ऑयल है, चाइना का ऑयल डिपेंडेंसी काफी हद तक कम हो चुका है बिकॉज उसका कार्स वगैरह सब ईवी, मतलब पब्लिक कंजम्पशन सब ईवी पे चला गया है। और बाकी प्राइवेट कंजम्पशन जो गवर्नमेंट कंजम्पशन है वो अभी डीजल और उस पर है, वो उसको रशिया से मिल जाता है, उसको और भी सोर्सेज है जहाँ से उसको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। सो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इंडिया जैसी कंट्री को ये, जहाँ की पॉपुलेशन है 150 करोड़, जिसमें 80 करोड़ लोग को फ्री का राशन देना है गवर्नमेंट को, और 60 करोड़ लोग को लाडली बहन और आवारा भाई योजना में पैसा देना है। तो ये जो रीजन है, इसके कारण इंडिया पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। आज जैसे गवर्नमेंट ने क्या करा कि सिल्वर इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कह दिया कि इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए आपको मंगाना है या ज्वेलरी पर्पज के लिए मंगाना है, जिस पर्पज के लिए मंगाना है आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना हो। काफी लोग बोलेंगे सर अप्रूवल तो मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना। क्या कहा जाए, मतलब लोगों को आप कुछ भी समझा लो, आप इस लॉजिक के आगे कुछ नहीं कह सकते कि मोदी जी ने किया होगा तो ठीक ही किया हो। जिस दिन गोल्ड की बात थी, जब गोल्ड ज्वेलरी के लिए बात चल रही थी, तो मैंने क्या कहा था, आप गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बदले आप गोल्ड इंपोर्ट बैन ही कर देते, क्योंकि गोल्ड का ज्वेलरी छोड़ के एक्चुअली कोई यूज और किसी चीज में नहीं होता है। बहुत रेयरली कहीं यूज हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई यूज नहीं है। जो अदर यूज केस है अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी, वो इंडिया का गोल्ड में इज 0.01%, क्योंकि चिप्स वगैरह हम बनाते नहीं है, जो थोड़े बहुत हम बनाते हैं उसका 0.01% ही कंजम्पशन है। बाकी जो सब कंजम्पशन है वो ज्वेलरी के लिए है। लेकिन सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज का आइटम है, ईवी में, कार्स में, आपके बाइक्स में, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, सब में सिल्वर कंजम्पशन ज्यादा है। आपके मोबाइल्स में, आपके लैपटॉप्स में, जो भी इंडिया में थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सब में सिल्वर का कंजम्पशन ज्यादा है। बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बोर्ड सब सिल्वर पे है। सिल्वर इज एन इंडस्ट्रियल यूज आइटम, नॉट ए ज्वेलरी यूज ओनली। तो अब उससे बाकी इंडस्ट्रीज पे भी असर पड़ रहा है, सिर्फ इससे नहीं होगा। जब क्रूड वगैरह आना बंद हुआ तो लोग बोले टाइल्स का क्या फैक्ट्री बंद हो रहा है, क्योंकि उस हाई लेवल में बर्निंग कैसे होगी, वो डीजल पेट्रोल और गैस से ही होता था। तो आप बात समझिए कि किस चीज का असर कहां पे पड़ता है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे अभी सिल्वर इंपोर्ट के कारण फर्क पड़ने वाला है। गोल्ड ये इसलिए नहीं टच कर रहे हैं क्योंकि इससे पब्लिक सेंटीमेंट हर्ट होता है, और सिल्वर पायल छोड़ के और कुछ बनता नहीं है ज्वेलरी उसका, या हाथ में करा उड़ा हो गया या 2-3 चीजें हो गई बस। तो सिल्वर का ऐसे ही बहुत ज्यादा यूज नहीं था ज्वेलरी में, वेट भले ज्यादा होता था बट सिल्वर का रेट कम था।
बट सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज था, तो इंडस्ट्रीज को हर्ट होने दिया जा रहा है, बट ज्वेलर्स को हर्ट होने नहीं दिया जा रहा है। और गोल्ड वाला जो इफेक्ट है वो तो है ही। और अभी पूरे दुनिया भर में हमारे पीएम जाके ये भाषण दे रहे हैं कि अगर वॉर का इशू नहीं खत्म हुआ तो हमारे डिकेड्स ऑफ प्रोग्रेस हैम्पर हो जाएंगे। मैं आपको लिटरली बताऊं, ये 12-13 साल का पूरा फेलियर जो होके रखा है, वो सब ये लोग बस ठिकरा फोड़ने वाले हैं वॉर के ऊपर। इकोनॉमी की पूरी बैंड बजी हुई है, जॉब है नहीं, ग्रोथ है नहीं, खाली नंबर्स में सब कुछ अच्छा दिख रहा है। सारा क्राइसिस के बाद अभी एक वॉर मिल गया है जिसपे ब्लेम शिफ्ट कर दिया जाएगा कि देखो जो हो रहा है वॉर के कारण हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। काफी लोग आगे ज्ञान दे रहे थे कि देखो बाकी कंट्रीज में कितना पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, हमारे यहाँ नहीं बढ़ा। भाई हमारे यहाँ 4 साल से हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं भाई। 4 साल से ऑलरेडी पब्लिक को लूटा गया है, और बढ़ने के बाद भी बाकी जगह वही रेट है जो हम लोग आ रहा है आज का रेट है। कल की वीडियो में मैंने ये चीज समझाई है कि बाकी जगह बढ़ने के बाद जो रेट है वो हमारे यहां रेट ऑलरेडी चल रहा था लास्ट 4 साल से। तो हमारे यहां किस मुंह से आप बढ़ा देंगे? बेशर्मी का भी तो एक लिमिट होता है ना, उससे ज्यादा बियॉन्ड आप बेशर्म हो नहीं सकते हैं। और अब पब्लिक क्वेश्चन पूछती है, ये 5-6 साल पुराना वाला जमाना नहीं रहा। जब आपने थाली बजाने बोल दिया तो बजाने। आज एक बार बोल के देखें मोदी जी कि थाली बजाओ। 2-4 गंवार तो जरूर जाएंगे आज भी बजाने, वो तो मेरे को आसपास भी दिखाई देते हैं लोग, बट मेजॉरिटी पब्लिक नहीं जाएगी, क्योंकि अब पब्लिक क्वेश्चन पूछने लगी है। तो है दिक्कत, कर क्या सकते हैं? तो इमेजिन करिए एक सिचुएशन जहां गोल्ड को बैन करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है इंडिया के लिए, क्योंकि गोल्ड का एज ए वैल्यू ऑफ कमोडिटी बहुत हाई था। सिल्वर को रेस्ट्रिक्ट करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिल्वर हमारा इंपोर्ट बिल पे कोई इफेक्ट ही नहीं था, बस दिखाया जा रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं। और पेट्रोल डीजल का आपको मैं सिंपल सा बताऊं, इतना बड़ा बेशर्मी है। हर जगह न्यूज चैनल दिखाया जा रहा है मोदी जी गए दुबई सौदा करके आने के लिए। अरे मेरे भाई, वो दुबई का एक सिटी है फुजेरा, वहां पे 30 मिलियन बैरल दुबई स्टोर करेगा इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व में। वहां स्टोर करेगा, बेच नहीं रहा, आपके पास नहीं आ रहा। और इंडिया का पर डे कंजम्पशन 5 मिलियन बैरल का है, मतलब वो 6 दिन का कंजम्पशन हुआ। तो 6 दिन का कंजम्पशन वो स्टोर कर भी रहा है अपने पास, तो हमें क्या उससे फर्क पड़ जाना है? वहां से आने में 10 दिन सामान का टाइम लगता है भाई, तो 6 दिन का स्टोर कर भी लिया तो क्या कर लिया? लेकिन पब्लिक को दिखाना है कि मैं कुछ कर रहा हूं इसलिए जाके हो गया। तो 30 मिलियन बैरल का ही क्यों किया? 300 मिलियन बैरल क्यों नहीं किया गया, ताकि 60 दिन का तो कम से कम रिजर्व क्रिएट होता? इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो देने को ही रेडी नहीं है। चूंकि हम आप वही होता है, आप अरे अच्छा जब आप आ गए हैं तो ले लीजिए 5,000 रुपए का चंदा, बट मांगने तो 50,000 का आया था अगला। बट जब आप आ गए हो तो लो 5,000 का चंदा ले लो। और टोटल इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिजर्व 36 मिलियन बैरल का है। 36 मिलियन बैरल में से 30 मिलियन अगर हम वहीं स्टोर करेंगे तो हम एक दिन का स्टोरेज इंडिया में रखने वाले हैं। लेकिन नहीं, भक्तों की भक्ति अपने अलग लेवल पे चल रही है कि जो किया है महामानव ने ठीक ही किया होगा। इमेजिन करो ये सिचुएशन। ऑलरेडी कितने पेट्रोल पंप में ताला लगा के 200 रुपए लीटर ब्लैक में बेचना चालू कर चुके हैं सब। अब प्रॉब्लम क्या है कि 99% इनके जो भक्त हैं, इनके जो वोटर हैं, वो 2 कौड़ी का औकात भी नहीं रखते हैं, तो उनको कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता होगा, क्योंकि इनके मेजर वोटर्स वही हैं जो 5 केजी राशन फ्री में लेना जानते हैं और लाडली बहन और हमारा भाई योजना है पैसा लेना जानते हैं। उसको छोड़ के कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर वोट कर रहा है बीजेपी को, तो वो मतलब समझने वाली बात है कि वो कैसे कर रहा है। कि ऐसे गंवार लिच्चड़ हैं सब। मतलब एक पॉलिटिशियन ने ये बोला है कि अगर आप 1 रुपए की वैल्यू 2 रुपए कर दें, तब कल से डॉलर 90 से 45 का हो जाएगा। अब इनके बाप गए थे इकोनॉमिक्स पढ़ के आने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, कि ये कौन सा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, इनसे पूछ लीजिएगा एक बार। ऐसा तो बैल वाला हाल है ये लोगों का।
गंवारपंथी का सारा लेवल पार कर दिया है। एक बिहार में मिनिस्टर है एडुकेशन के, हेल्थ मिनिस्टर का तो आपने देख ही लिया, गांजा मार के बैठे रहने वाला आदमी हेल्थ मिनिस्टर, क्रिमिनल हो गया चीफ मिनिस्टर। एडुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि औरतों को घर से बाहर जाने की जरूरत क्या है, हम तो सब उनके लिए घर पे अरेंज कर ही देते हैं ना। अगर ये कोई और देश होता ना, तो ये सब जो मिनिस्टर्स इस तरह का फालतू बकवास कर रहे हैं ना, अगले दिन तक उनको निकाल दिया गया था उनके काम से। बट इनके वोटर्स भी उसी तरह हैं, उनको चाहिए भी उसी तरह का। सारे क्रिमिनल, सारे चोर इन्हीं के पास बैठे हुए हैं, तो वैसे ही आदमी चाहिए इनको। सारे गांजाखोर, सारे दारूखोर, सारे ब्लैक मार्केटिंग वाले, सारे दारू के ठेके चलाने वाले इनके सपोर्टर हैं, तो इनको चाहिए ही वैसे लोग। और सारे लोग जो लोग ये मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई बेकार है, वो इनके भक्त हैं, तो उनको भी चाहिए उसी तरह के लोग। एडुकेशन मिनिस्टर को ये नहीं पता कि नीट का एग्जाम कब होता है, और एडुकेशन मिनिस्टर नीट के एग्जाम के पहले लगे हुए थे यहां बंगाल में कैंपेनिंग में, तो नीट के एग्जाम में उनको थोड़ी चिंता था। पेपर लीक करके तो डॉक्टर बन रहे हैं, और इमेजिन करो क्या डॉक्टर बन रहे हैं वो लोग। ट्रायल में चार्टो दवाई लिख देंगे और हर चीज में जिस्ट्रोमाइसिन देके अपना काम चला लेंगे ये लोग। ये तो इनकी लेवल ऑफ पढ़ाई है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक करके तो पास हुए थे, बाप ने 30 लाख में पेपर खरीद दिया, पास हो गए, और इसीलिए इनका सीए इंस्टीट्यूट से ये इतना जलते हैं। और इसीलिए लगे भी हुए हैं ये लोग सीएस और सीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट को कैसे भी इनके हाथ से एग्जामिनेशन छीनने का। ये तो अच्छा हुआ कि पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं, तो कम से कम इनका हिम्मत नहीं करेगा सीए एग्जाम्स को टच करने का। क्योंकि सीए एग्जाम तो ऐसा है कि एक पेपर हम ऐसा है जिसमें कह दिया जाता है कि तुमको जितने बुक्स लेके आने ले आओ। लोग 2-2 ट्रॉली भर के बुक्स लेके जाते हैं सीए फाइनल के एक पेपर के लिए, और फिर भी पास नहीं होते। इमेजिन करिए कहां पे हम बैठे हैं। इन ए कंट्री where education is the only basis where a poor can uplift himself from poverty to middle class level and from middle class to richness, and if he is not getting proper education, who is responsible for it? इस देश में एडुकेशन को ऐसा बड़ा बिजनेस बना दिया गया है कि वो खत्म हो गया है पूरा उसका महत्व ही। किसके लिए समझाता हूं मैं ये सब? किसके लिए? क्या फायदा ये सब समझा के? किसी को कोई फर्क पड़ता है? किसी को कुछ हो रहा है इससे? बैलों का पूरा फौज लगा हुआ है भाई। कोई एक और टॉपिक बताना था मेरे को, मैं भूल गया। इतना फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन है ना देश का। और इस लेवल तक देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, इस लेवल तक कि सारा हद पार हो चुका है। अभी जब इन्फ्लेशन का मार पड़ेगा, ऑलरेडी हाउस होल्ड सेविंग्स हो नहीं रही है, आगे सेविंग्स और नहीं होंगी, तो जब लोग रोड पे भीख मांगेंगे ना, तब समझ में आएगा। और किया क्या इन लोगों ने देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए? कहा जाता है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट जीडीपी है, विथ 80 करोड़ पीपल डिपेंडेंट ऑन पब्लिक राशन, 60 करोड़ पीपल रिसीविंग गवर्नमेंट का बेनिफिट ऑफ 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 रुपीज। लाडली बहन आवारा भाई के नाम से योजना। क्या होगा इस देश का? क्या होगा?
सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आप ये जितना फ्रीबीज है ना बंद कर दे। लेकिन वो क्या है, उसके बाद वोट खत्म हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को वोट नहीं मिलेगा। इनका फ्रीबीज का कल्चर खत्म नहीं कर सकते ये। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा ना, तो जो आदमी जिसको 3,000 रुपये फ्री का मिल रहा है या राशन फ्री का मिल रहा है, वो कल वर्कफोर्स में आएगा, कल से वो काम करना चालू करेगा, वो लेबर का भी काम करेगा ना, तो वो काम देश का प्रोडक्टिव आउटपुट में इंक्रीज होगा। आप काम खोजने जाते हो तो काम नहीं, काम वाले लोग नहीं मिलते हैं और फिर भी जॉबलेसनेस है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग बैठ के आराम से खा रहे हैं, उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राशन 5 kg पर पर्सन मिल ही जाता है। तो एक आदमी के नाम से आटा ले लिया, एक आदमी के नाम से चावल ले लिया, एक आदमी के नाम से गेहूं ले लिया, बस हो गया काम खत्म। छोड़िए, कोई फायदा नहीं है किसी को भी समझा के कुछ, सब के सब बैल है। ठीक है। अच्छा हाँ, मार्केट संगम का 3rd एडिशन हो रहा है दिल्ली में 28 एंड 29 ऑफ मई को। मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उस लिंक में आप मनीष 50 ईयर कोड अप्लाई करेंगे तो इनके पासेस पे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। मेरी तरह और भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं यहाँ पे लर्निंग हो सकता है आपको उतनी ज़्यादा ना लगे जैसे बाकी हमारे सेशंस में मिलता है आपको, लेकिन आपको लोगों के एक्सपीरियंस सुनने को मिलेंगे। सब अपने एक्सपीरियंस को 15 मिनट 20 मिनट में आपको एक वो करके आपको देने वाले रहेंगे। तो आप कोशिश करिए अटेंड करने का, और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उससे अच्छा रहेगा आपको कि आप ज़रूर कुछ आइए एंड उसको देखिए एंड उसको फिर अपना अटेंड करिए इवेंट को। ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा। और गोवा वाला इवेंट हमारा 5th till 8th ऑफ जून चल रहा है। जिसको इंटरेस्ट हो आइए, काफ़ी अच्छा स्पीकर लाइनअप है, प्लस हम लोग सब वहाँ पर्सनली रहेंगे। और ये लिमिटेड लोगों का इवेंट है, 100-125 लोगों का इवेंट है ये। ठीक है। अभी भी जैसे मैंने पता किया था तो करीब 100 लोगों ने रजिस्टर किया है और 25-30 रजिस्ट्रेशन हम लेंगे। ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो, गोवा में इवेंट है, विद फैमिली वेकेशन वगैरह भी करना है तो ऐसा प्लान आप कर सकते हैं। ये स्टे प्लान के संग आप लेते हैं तो उस हिसाब से डिस्कस कर लीजिएगा। स्टे नॉन स्टे दोनों ऑप्शन है, आप बाहर स्टे करना चाहते हैं बाहर स्टे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टे वाला लेना चाहते हैं आप तो स्टे वाला के संग ले लीजिए, एक बार डिस्कस कर लीजिएगा टीम से। और मनीष 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उस हिसाब से अपना प्लान करिए, देख लीजिए, और इंटरेस्ट हो तो आइए और उसके बाद आप मजा करिए। ठीक है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, चेक कर लीजिएगा। आते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे। उसके पहले क्रिप्टो मार्केट चल रहा है ओपन, उसका लेवल्स एक बार बता देता हूँ। देखिए, सिंपल रखिए क्रिप्टो अभी के लिए। देखिए थोड़ा सा डिप वगैरह तो देखिए करके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। मैं आपको ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पॉइंट बता देता हूँ जहाँ से अगर इसको बाउंस करना होगा ना तो ये करेगा। ठीक है। जो कि ये वाला जोन है, टेक्निकली 77,600 लेवल मान लीजिए। 77,600 के नीचे जब तक नहीं टूटता है ना तब तक शॉर्ट मत करिएगा। 77,600 के नीचे अगर टूटता है तो 76,800 तक फर्स्ट लेवल आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर दिक्कत है अपसाइड में, जब तक ये 78,400 का लेवल क्रॉस ना कर ले बुलिश व्यू मत लीजिएगा। 78,400 के ऊपर ही एक बुलिश मूव मिलेगा जो कि इसको वापस से 79,000 फिर 79,400 एंड फिर 80,000 तक आपको मूव देता हुआ दिखाई दे सकता है। एथीनियम का बात कर लेते हैं। और अगर इसका बात करें, ठीक है, 2200 मार्क कर लीजिए ऊपर में एंड 2175 नीचे में। ठीक है। 2200 ऊपर में, 2200 के ऊपर निकलिए तो 2220 एंड 2240 आप मार्केट मूव करता हुआ देख सकते हैं। डाउन साइड में 2175 इसके नीचे अगर टूटता है ना तो इस बार ये फिर बड़ा फॉल के लिए रेडी है। ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड जिस तरह बढ़ता रहा तो फिर देखा जाएगा। सुलाना जितना बढ़ा तो उतना तेजी से गिर भी रहा है। जब तक 87 रिक्लेम ना कर ले तब तक बुलिश व्यू मत सोचिएगा। ठीक है। कल क्रूड खुलेगा, देखते हैं कहाँ पे खुलता है। 101 पे चल रहा है। कल अगर 100 के नीचे आता है ना, सॉरी 101 के नीचे आता है ना, तब नेगेटिव बायस लीजिएगा। 100 के ऊपर जब तक है स्ट्रांग है, चलते रहने दीजिए। अब चूंकि क्रूड 100 के ऊपर है तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। और गोल्ड भी करेक्ट हुआ है थोड़ा सा। ठीक है। बट वही है कि XAUT पे 45-30 का लेवल मार्क करके रखिएगा। इसके ऊपर जब तक है तो तक बुलिश बायस ही रखिए। इसके नीचे आता है तो दिक्कत दे सकता है। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, CoinDCX कॉइन स्विच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। कॉइन स्विच में अभी एक ऑफर चल रहा है, हमारे लिंक से जो भी ओपन करेगा नेक्स्ट 1 मंथ उसको ट्रेडिंग फीस में आपको ऑफ मिल जाएगा, आपका
50%। एंड कॉइन डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, नो डाउट। तो आप आराम से इस पे चाहें तो इस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, दोनों में अच्छा फीचर्स हैं, अपना यूज़ करिए। और पोजिशनल ट्रेडिंग वगैरह और जो भी जिस तरह से प्लान करते हैं वो सब इस पे भी आप कर सकते हैं। प्लस गोल्ड एंड सिल्वर के गोल्ड के जो टोकन्स हैं उस पर तो इन्होंने फीस इतना कम कर दिया है कि आपके फॉरेक्स प्लेटफॉर्म से भी कम फीस लग रही है। ठीक है, अब आते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे क्या रहेगा। निफ्टी का लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में मार्क करके रखिएगा आप 23,600 का लेवल। ठीक है, 23,600 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 23,520 440 तक आपको नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकता है। 440 के नीचे अगर टूटता है तो दिक्कत दे सकता है मार्केट। ठीक है, जितना ही मोदी जी वहां पे फॉरेन में बोल रहे हैं कि भाई चीजें खराब हो रही हैं, उतना ही मार्केट ऊपर जाया जा रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो 440 के नीचे अगर टूटता है तो दिक्कत ज्यादा बढ़ सकता है। अपसाइड में मेरा मानना यह है कि छोटे मोटे मूव के लिए मत प्ले करिए। जब तक 23,800 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है ना, तब तक पोजिशनली बुलिश व्यू मत सोचिएगा। इंट्राडे में स्कैल्प वगैरह मिल सकता है कि 20 EMA के ऊपर गया, एक बुलिश मूव आपने ले लिया। बट जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 23,800 के ऊपर मार्केट क्लोज ना करे, बुलिश मूव थोड़ा सा डिसेप्टिव हो सकता है, डाइसी हो सकता है। ऑप्शन चेन अगर देखेंगे 2 दिन का बचा हुआ है प्रीमियम, उसके हिसाब से 650 पे 150 एंड 166 प्रीमियम, मतलब कि फ्यूचर्स में कोई प्रीमियम एडेड नहीं है। अगर फ्यूचर्स में कोई प्रीमियम एडेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत ज्यादा कोई बुलिश बायस में चल भी नहीं रहा है, तो मार्केट नेगेटिव बायस में ही चल रहा है अभी भी। प्रीमियम ज्यादा है, इसके कारण क्या है कि मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बड़ा आप रख सकते हैं। निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक क्या ध्यान रखना है? निफ्टी बैंक में ध्यान रखना है हमको 53,600 का लेवल। ठीक है, 53,600 के नीचे मार्केट अगर तोड़ता है ना तो 53,350 फिर 53,000 तक आपको इजी मूव मिल सकता है। अपसाइड मूव 54 के ऊपर ही प्लान करिए, उसके पहले मत करिए। छोटा मोटा बुलिश मूव आपको 20 EMA के ऊपर मिल सकता है, कोई बड़े पोजिशनल ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। सेंसेक्स में मार्क करके रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, 75,000 का लेवल। 75 के नीचे अगर टूटता है तो आपको 74,450 और उसके बाद उसके नीचे और एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अपसाइड में 75,300, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो एक छोटा मोटा आपको बुलिश मूव मिल सकता है। बट जब तक बड़ा मूव मिलने का आपको मिलेगा कब? जब 70,700 के ऊपर मार्केट निकल जाएगा तभी बड़ा बुलिश मूव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। ये थोड़ा सा क्लैरिटी रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मार्केट संगम का लिंक, ट्रेडर्स गाला का लिंक, डेल्टा कॉइन DCX कॉइन स्विच का लिंक, लेमन का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अकाउंट ओपन कर लीजिए, देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए।